हेलो बच्चों, आज मैं फिर आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ हमारे कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति को लेकर के। जैसा कि हमने पिछली बार भाग 1 में, जो कि उपभोक्तावाद संस्कृति पर था, जिसके लेखक श्री श्यामाचरण दुबे जी हैं, इसके बारे में चर्चा की थी। परंतु आज उसी भाग के अंतर्गत हम इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं भाग 2। सर्वप्रथम हम भाग 1 की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था पहले भाग में? उपभोक्तावाद संस्कृति निबंध के ऊपर। तो पहले भाग में हमने ये पढ़ा था कि श्यामाचरण दुबे जी ने इस लेख के माध्यम से उपभोक्तावाद के विभिन्न पहलुओं पर बल दिया है और लेखक का ये मानना है कि लोग विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे अंधाधुंध भाग रहे हैं और वे वस्तुओं की गुणवत्ता को अनदेखा कर रहे हैं। हमने ये भी पढ़ा था भाग 1 में कि नई प्रकार की अब एक जीवन शैली अपना पांव पसार रही है और उत्पादन की अधिकता पर अब जोर दिया जा रहा है। लेखक ने अपनी इस बात पर बल देते हुए ये भी कहा है कि उत्पादन लोगों का नहीं, अपितु लोग उत्पादों को अब समर्पित होते जा रहे हैं। उन्होंने कई ऐसे उदाहरण देकर, हमने जब पहला भाग पढ़ा था उसमें कई विशेष उदाहरण देकर हमें ये समझाने की चेष्टा की थी। उदाहरण जैसे उन्होंने टूथपेस्ट से लेकर के माउथ वॉश तक और सौंदर्य प्रसाधनों से लेकर के परिधान अर्थात वस्त्रों के भी उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किए थे। तत्पश्चात लेखक इस प्रश्न को लेकर आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि उपभोक्तावाद की संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। जवाब में लेखक ने यह भी हमें बताया कि भारतीय परंपराओं का अवमूल्यन हो रहा है और हमारी आस्था दिन प्रतिदिन अब कमजोर होती हुई नजर आ रही है। देखा जाए तो सत्य ये है कि हम अब पाश्चात्य संस्कृति की दास्ता को स्वीकार कर चुके हैं, अर्थात हम ये मान चुके हैं कि पाश्चात्य जो देश हैं वे जो भी कार्य करते हैं वो सब अच्छे होते हैं और हम सीधा उनकी नकल करते हैं। हम आधुनिकता की झूठी चकाचौंध में खो गए हैं तथा समस्त भ्रामक विज्ञापन अब हमारी मानसिकता को इस विज्ञापन जगत ने अपने वश में कर लिया है। तो ये सारी बातें हमने भाग 1 में देखी थी। अब हम देखेंगे कि भाग 2 उपभोक्तावाद की संस्कृति भाग 2 में लेखक ने आगे हमें क्या बताने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 2। लेखक का कहना है कि खाने के लिए 5 सितारा होटल हैं और अब तो वहाँ अब विवाह भी होने लगे हैं। जैसा कि आप सब पहले से ही जानते हैं कि आप जब विवाह समारोह में जाते हैं तो अब वो बड़े बड़े होटलों में आयोजित किए जाते हैं। और तो और लेखक ने ये भी हमें बताया है कि अब बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए, यहाँ पर सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। वो भी कैसी? 5 स्टार वाली, अर्थात 5 सितारा वाले सारे सुख सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो क्यों ना ये इस अस्पताल में अगर आप आते भी हैं तो क्या होगा, ये बहुत समय तक आपकी चर्चा का विषय बना रहेगा। लेखक ने कहा कि पढ़ाई के लिए 5 सितारा अब पब्लिक स्कूल भी आ गए हैं और शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगे। इसमें कोई दो मत की राय नहीं कि जिस प्रकार से विज्ञापन धीरे धीरे हमारी मानसिकता पर हावी होते जा रहा है, हम उसके अधीन होते जा रहे हैं। हमें ये लगता है कि जो विज्ञापन ज़्यादा दिख रहे हैं वो ही प्रचलित है। भारत में तो ये स्थिति अभी नहीं आई है। ऐसा लेखक का कहना है कि अभी तक भारत में वो
स्थिति नहीं आई है जैसी कि अमेरिका में है। कैसी स्थिति अमेरिका में है? लेखक हमें बता रहे हैं कि अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने से पहले ही अपना अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम, अनंत अर्थात जिसका अंत न हो, यानी आप अपना अनंत विश्राम, इन सब का प्रबंध पहले ही कर सकते हैं, परंतु एक निश्चित कीमत पर। आपकी जो कब्र होगी वहाँ पर आसपास घास होंगे कि नहीं होंगे, वहाँ पर आपके मनचाहे फूल भी होंगे, और आप यदि चाहें तो वहाँ फव्वारा भी हो सकता है, और तो और वहाँ पर सदैव मंद गति में निरंतर बहने वाला संगीत भी हो सकता है। ये सारी जो चीज़ें हैं अब तक पाश्चात्य देशों में अपनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर लेखक श्यामाचरण दुबे जी का ये कहना है कि कल भारत में भी ये संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वो भारत में भी आ सकता है, क्योंकि प्रतिष्ठा के तो अनेक रूप हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हों। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी संस्कृति की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे अब ललचाई निगाहों से देखते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में उन्होंने कहा है कि यही है राइट चॉइस बेबी। अर्थात यहाँ पर लेखक ने ये बताने की कोशिश की है कि आपके पास यदि पैसा है, अगर आपकी हैसियत है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से मरने से पहले ही आप अपनी व्यवस्था कर सकते हैं, ये दर्शाता है कि आप कितने सुखी और संपन्न हैं। यदि बाकी लोग ये कार्य नहीं कर पाते हैं, अर्थात वे आपके हैसियत के बराबर नहीं हैं, शायद उनकी आर्थिक अवस्था आपकी आर्थिक अवस्था जितनी न हो। तो बच्चों, अब तक हमने बहुत सारे उदाहरण देख लिए विज्ञापन जगत को लेकर के, लेकिन अब समय आ गया है इस पाठ के एक गंभीर पक्ष की ओर जाने का। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में आखिर क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा भी बदल गया है। मैं आपको बता दूं, सामंती संस्कृति अर्थात जमींदारों का देश, हमारा देश कई सामंती संस्कृति को पहले ही देख चुका है, देखते आया है, जो आज तक देखा जा रहा है, लेकिन अब इसका जो रंग ढंग है वो बिल्कुल बदल गया है। हम अपनी सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही कर लें, परंपराओं का अवमूल्यन तो हुआ है और आस्थाओं का शरण भी हुआ है। अवमूल्यन अर्थात आपके मूल्य को गिरा देना, आपकी वैल्यू को खत्म कर देना। उपनिवेश होता है वह विजित देश जिसमें विजेता राष्ट्र के लोग आकर के बस गए हों। शरण अर्थात नाश। अब इससे पहले कि हम पाठ के और गंभीर पक्ष की ओर बढ़ें, पहले मैं आप लोगों को सांस्कृतिक अस्मिता के बारे में थोड़ी सी इसकी परिभाषा समझा दूं। अस्मिता देखा जाए तो अस्मिता का अर्थ होता है पहचान, हमारी पहचान। अब यहाँ पे सांस्कृतिक अस्मिता का मतलब होता है हमारी अपनी संस्कृति की पहचान। तो यहाँ पर हम भारतीयों की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है। यह सांस्कृतिक पहचान भारत के विभिन्न संस्कृतियों या संस्कृतियों से मेल जोल से ही इसका निर्माण हुआ है, और इसी मिली जुली संस्कृति की जो पहचान है हम इसे कहते हैं सांस्कृतिक अस्मिता। अब ये तो कड़वा सच है ही कि हम अब बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर चुके हैं। बौद्धिक अर्थात बुद्धि से, यानी हम मानसिक रूप से ये मान चुके हैं कि हमसे वे श्रेष्ठ हैं। वे अर्थात पाश्चात्य देश, यानी पश्चिम की सांस्कृतिक उपनिवेश अब वो बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति रह गई है। अनुकरण अर्थात किसी के नक्शे कदम पर चलने की, अर्थात नकल की संस्कृति, यानी जैसा हम देखते हैं कि पाश्चात्य देश करते हैं हम उसी का अनुसरण करने लगते हैं।
तो उसी चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारी संस्कृति तो अब बस एक अनुकरण की संस्कृति बन के ही रह गई है। हम आधुनिकता के छोटे झूठे प्रतिमान को अब अपनाते जा रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी बौद्धिक दास्ता अर्थात बुद्धि, यानी हम मानसिक रूप से अन्य को श्रेष्ठ समझकर उसकी बौद्धिकता के प्रति बिना आलोचनात्मक दृष्टि अपनाए उसे बस स्वीकार कर लेते हैं, और यही कहलाता है बौद्धिक दास्ता। प्रतिमान का अर्थ होता है मानदंड। आइए पहले अब ये जानें कि आखिर सांस्कृतिक उपनिवेश होते क्या हैं। तो सांस्कृतिक उपनिवेश को यदि मैं अन्य भाषा में समझाऊं तो एक विजेता देश जब किसी अन्य देश को जीत लेता है तो वह जो हारा हुआ देश होता है उस पर विजेता देश अपनी संस्कृति को थोप देता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि विजेता देश जिन देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है वे देश उसके उपनिवेश बन जाते हैं, उसके उपनिवेश कहलाते हैं। सामान्यतः विजेता देश की संस्कृति विजित देश पर लाद दी जाती है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो हारा हुआ देश होता है वो हीनताग्रस्त या हीनता के कारण विजित देश की संस्कृति अपनाने लगते हैं, और लंबे समय तक विजेता देश की संस्कृति को अपनाना ही आखिरकार सांस्कृतिक उपनिवेश कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठा की आंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। अब यह छद्म का अर्थ होता है बनावटी, नकली, यानी अब हम इस तरह से प्रतिस्पर्धा की दौड़ में अंधे हो गए हैं कि हम ये नहीं देख रहे हैं कि हम आखिर ये कौन सी दौड़ में दौड़ रहे हैं, किस तरह की दौड़ है ये। अंधाधुन बस दौड़े जा रहे हैं, बस प्रतिस्पर्धा हो रही है, मेरा सामान बेहतर, मेरा और बेहतर, मेरा सामान, मेरा प्रोडक्ट और बेहतर। अर्थात हम नकली चीज़ों को असली बना करके उसका विज्ञापन दे रहे हैं, यहाँ पर ये कहने की चेष्टा की जा रही है। और संस्कृति के नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम अब दिग्भ्रमित भी हो रहे हैं। दिग्भ्रमित अर्थात रास्ते से भटकना, अर्थात दिशाहीन होना। अब इससे पूर्व कि हम पाठ में और आगे बढ़ें, हम अब नई आधुनिकता, जिसे अभी हमने पढ़ा कि उसे छद्म आधुनिकता कहते हैं, आखिरकार ये बनावटी आधुनिकता है क्या? तो छद्म आधुनिकता का सरोकार विचार और व्यवहार दोनों से होता है। तर्कशील वैज्ञानिक और आलोचनात्मक दृष्टि के साथ नवीनता का स्वीकार ही आधुनिकता है। जब हम आधुनिकता को वैचारिक आग्रह के साथ स्वीकार न करें, उसे सिर्फ फैशन के रूप में ही अपना लेते हैं, तो ये बन जाता है छद्म आधुनिकता। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता को अब बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है और हाँ, वशीकरण की भी। यहाँ पर लेखक श्यामाचरण दुबे जी ये हमें बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से विज्ञापन में एक सम्मोहन शक्ति है, एक वशीकरण की शक्ति है। वशीकरण अर्थात किसी को वश में कर लेना। तो ऐसा ही आजकल हो रहा है। हम विज्ञापन देख रहे हैं और इतना डूब जाते हैं कि बस उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। भले ही हमारी आर्थिक व्यवस्था ठीक हो या ना हो, हम बिना सोचे समझे, बिना उसकी गुणवत्ता की जांच किए बस इस बनावटी और ये जो दुनिया जो दिखाई जा रही है विज्ञापन की, उसके पीछे दौड़ रहे हैं। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम आखिर क्या होगा? ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। अपव्यय अर्थात फिजूल खर्ची हो रही है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। इसीलिए जीवन की गुणवत्ता है ये सिर्फ आलू के चिप्स से नहीं सुधरती है।
न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय क्यों ना हो। कितनी अच्छी बात यहाँ पर लेखक ने कही है कि आपने देखा होगा कि जब हम बाज़ार में जाते हैं आलू के चिप्स लेने के लिए, भले ही वो 5 रुपये का पैकेट हो या 10 रुपये का पैकेट हो, उसमें देखा जाए तो सिर्फ 5 चिप्स, गिन के 7 चिप्स होते हैं। बाकी क्या होता है? सिर्फ दिखावे की दुनिया। यही है छद्म आधुनिकता। सिर्फ उसमें धोखा, हमको धोखा ही मिलता है। क्यों? क्योंकि हमको तो ऐसा लगता है कि पैकेट तो पूरा भरा है, परंतु जब हम उसे खोलते हैं तो उसमें गिने चुने ही उत्पाद होते हैं। आगे लेखक ने हमें यह भी बताया है कि पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक क्यों ना हो, पर हैं तो वे कूड़ा खाद्य, यानी बेकार की चीज़, खाने वाली वस्तु जिसका हमारे शरीर पर कोई भी असर नहीं होता, उसमें कोई भी पौष्टिक तत्व नहीं है जिसे खा करके हमारी मानसिक कुछ विकास हो, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से। इसीलिए शायद लेखक ने इसे कूड़ा खाद्य की संज्ञा में रखा है। समाज में वर्गों की दूरी अब बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में अब कमी आ गई है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर अब हमारे बीच में आक्रोश और अशांति को जन्म देता जा रहा है, क्योंकि हम एक एक दूसरे से धोखा कर रहे हैं। हम सोचते कुछ हैं कि विज्ञापन में तो फलाना फलाना चीज़ दिखाई गई है, वैसी ही होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए ये चीज़ लेखक ने हमें ये बताई है कि अब धीरे धीरे मनुष्य के सब्र का बांध टूट रहा है और अब उनके अंदर आक्रोश और अशांति जन्म लेती जा रही है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति अब फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी पुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। तात्कालिक अर्थात उसी समय का जो उस समय प्रचलित है। अस्मिता यानी कि हमारी असली पहचान। आखिर हमारी असली अस्मिता है क्या, पहचान है क्या? क्योंकि हम तो दूसरे पाश्चात्य देशों का अनुकरण कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं हम वही कर रहे हैं। तो आखिर कब तक हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे? हमारी अपनी पहचान कहीं ना कहीं खो गई है। मर्यादाएं अब टूट रही हैं, नैतिक मापदंड अब ढीले पड़ गए हैं, व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ का पर अब हावी हो रही है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर आखिर रुकेगी ये दौड़? परमार्थ अर्थात दूसरों की सेवा करना, दूसरों की भलाई करना। तो यहाँ पर लेखक ने कितने अच्छे तरीके से ये बताया है कि आखिर ये दौड़ कहाँ जा कर के रुकने वाली है, इसका पूर्ण विराम कहाँ लगने वाला है, क्योंकि कोई भी इस पर बात नहीं करना चाहता है। हम सिर्फ दूसरों को सिर्फ अनुसरण कर रहे हैं। पाठ के अंत में ये बताया गया है कि गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे और खिड़की दोनों खुली रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही अब हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। तो बच्चों, ज़्यादातर हम अपने घरों में खिड़की दरवाज़ा क्यों खोल के रखते हैं? ताकि बाहर से स्वच्छ हवा का प्रवेश हो, और स्वच्छ हवा से क्या होता है कि आपको सांस लेने में आसानी होती है, अच्छा लगता है। इसी प्रकार से यहाँ पर गांधी जी ने इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा था कि जिस प्रकार से अगर आप अपने घर के दरवाजे बंद रखेंगे तो बाहर की हवा, बाहर क्या हो रहा है इसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए यहाँ पर खिड़की दरवाज़ों की समानता की गई है पाश्चात्य देशों से, कि जब तक हम अपने बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से सब अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि आखिर पाश्चात्य देश में हो क्या रहा है, इसकी जानकारी रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी की नकल करना ये बहुत बुरी बात होती है।
तो यहाँ पर इसीलिए गांधी जी ने कहा है कि ये अब हमारी बुनियाद को कमज़ोर कर रहा है और हमें इसे मजबूत बना के रखना है अपनी बुनियाद को, क्योंकि ये जो खतरा है उपभोक्तावाद का, ये अब हमें भविष्य में बहुत ही कड़ी चुनौती देने वाला है। आइए अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो भाग 2 के पाठ को पढ़ने के बाद आपने ये जाना होगा कि कैसे हमने गंभीर पक्ष के बारे में यहाँ पर बातचीत की, किस प्रकार से गांधी जी ने हमें इन सारी चीज़ों के बारे में बताया कि आगे भविष्य में हमारे लिए कौन सी चीज़ खतरा बन सकती है। अब उसी पर आधारित हम शुरू करेंगे अपना पहला प्रश्न। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारे सामने है, जो कि है कि आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या मानना है? किस प्रकार से ये विज्ञापन की दुनिया आपकी दुनिया पर असर डाल रही है? तो चलिए उत्तर देखें। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे जीवन पर हावी हो रही है। मनुष्य आदमी बनने की होड़ में बौद्धिक दास्ता अब स्वीकार कर रहा है। पश्चिम की संस्कृति का अनुकरण किया जा रहा है। आज उत्पाद के उपभोग की दृष्टि से नहीं, बल्कि अब हम उसे किस रूप में देखते हैं? जी हाँ, हम देखते हैं दिखावे के रूप में। अब तो विज्ञापनों के प्रभाव से हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। आइए देखें अब दूसरा प्रश्न क्या है हमारे लिए। दूसरा प्रश्न है जो हमने पाठ के अंत में पढ़ा था। गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारी समाज के लिए क्यों चुनौतीपूर्ण कहा है? उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि ये उपभोक्तावाद की संस्कृति जो है भविष्य में हमारे लिए कड़ी चुनौती बनकर के उभरेगी? आइए देखें इसका उत्तर। उपभोक्ता संस्कृति से हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास हो रहा है, ऐसा गांधी जी ने कहा था, और इसके कारण हमारा समाज खतरे में अब पड़ रहा है। मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। मनुष्य अब आत्म केंद्रित होते जा रहा है। यानी आत्म केंद्रित का अर्थ होता है यानी वस्तुओं की भूख, यानी सिर्फ अपने तक ही रहना, यानी उसको दोस्तों से या परिजनों से कोई मतलब नहीं हो, यानी मेरे पास ही सारी चीज़ें उपलब्ध हों। तो गांधी जी ने कहा है कि अब तो मनुष्य आत्म केंद्रित होते जा रहा है। सामाजिक दृष्टिकोण से यह एक बड़ा खतरा बन गया है। भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि ये बदलाव हमारे सामाजिक पतन की ओर अब हमें अग्रसर कर रहा है। अब बढ़ते हैं हम अपने आखिरी प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगी। इस प्रश्न की चर्चा आप अपने मित्रों के संग करेंगे। और यह प्रश्न है आपके लिए कि आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तुओं की गुणवत्ता होनी चाहिए या फिर विज्ञापन? इसकी चर्चा आप आपस में करेंगे, क्योंकि मैंने इसका उदाहरण पाठ के अंतर्गत ही दे दिया था कि हम जो भी विज्ञापन में देखते हैं उसकी गुणवत्ता को नज़रअंदाज करते हुए बस उसमें खो जाते हैं, और हमारे अंदर तुरंत एक लालसा उत्पन्न होती है कि हमें तो फलाना वस्तु ही चाहिए। ठीक है, तो अब इसके आधार पर आप क्या सोचते हैं कि आपको गुणवत्ता नहीं देखनी चाहिए, आपको बस वो वस्तु क्योंकि उसको बहुत अच्छे रूप से प्रस्तुत किया गया है इसलिए वो लेना है। मुझे मोबाइल लेना है तो मोबाइल की भले ही वो 20,000 का हो, 40,000 का हो, बस क्योंकि उसका विज्ञापन मुझे पसंद आया इसलिए मैं उसे खरीद लूँगा या लूँगी। इसके बारे में आप स्वयं विचार करें और फिर आपस में उसकी चर्चा करें। तो बच्चों, उपभोक्तावाद की संस्कृति भाग 2 के अंतर्गत अब तक हमने क्या सीखा है, चलिए आइए जानते हैं पुनरावृत्ति में। इस पुनरावृत्ति के अंतर्गत अब हम मुख्य जो तत्व हैं, मुख्य जो भाग हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो जल्दी से शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले तो हमने ये जाना कि कैसे उपभोक्तावाद की संस्कृति इसका असर विज्ञापन के द्वारा पड़ रहा है,
और इस विज्ञापन के द्वारा ही हमारा समाज, विशिष्ट जन के समाज और सामान्य जन के समाज के बीच में अब एक अंतर आ गया है। कैसा अंतर? क्योंकि हमें ऐसा लगता है जो विशिष्ट जन का समाज है, यानी वे अमीर लोग जिनके पास बहुत धन दौलत हैं, वे जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। तो ऐसी मानसिकता हमारे अंदर पनपने लगी है। हमें ऐसा लगता है कि वो जो करेंगे वो सब अच्छा करेंगे। अगर वो अपने बच्चों को बड़े स्कूल में डाल रहे हैं तो हमें भी बड़े स्कूल में डालना चाहिए। भाई क्यों डालना चाहिए? क्योंकि इससे हमारी प्रतिष्ठा जो है वो और बढ़ेगी और हम उनकी बराबरी कर सकते हैं। और हमने इस पाठ के अंतर्गत ये भी जाना कि कैसे प्रतिष्ठा की आंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है हम उसे भी अब खोते जा रहे हैं। अब हम छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आ गए हैं। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि प्रतिष्ठा दो प्रकार की होती है। एक जो आप बड़ी मेहनत करके अपनी हैसियत को बनाने की कोशिश करते हैं, जो बहुत समय तक बनी रहती है, और दूसरी होती है दिखावे की प्रतिष्ठा, जिसमें दिखावा ज़्यादा होता है लेकिन इसकी आयु बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पर इस भाग के अंतर्गत हमने ये भी जाना कि किस प्रकार से ये दिखावे की जो प्रतिष्ठा है, इसे हमारे लेखक ने छद्म आधुनिकता के नाम से घोषित किया है, बताया है। छद्म, मैंने इसका अर्थ आपको पाठ में बताया था, अर्थात बनावटी, नकली, यानी हम एक झूठी शानो शौकत में अब जी रहे हैं और हमें लगता है कि हमारी मान प्रतिष्ठा बस इसी से है। आगे इसके अंतर्गत हमने ये भी जाना कि कैसे सामान्य जन विशिष्ट जनों के बराबरी करने के लिए उन्होंने अब उनके अंदर जो फैलता हुआ जो अंतर है ना, वो अब बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ता जा रहा है? तो अब वो लोग चाहते हैं कि भाई हमको तो उनके जैसा बनना है, बड़ा बनना है, तो अब वो गलत तरीकों को अपना रहे हैं और इससे हमारे देश में भ्रष्टाचार से लेकर कई अन्य गुनाह भी पनपने लगे हैं और उनके बीच में आक्रोश और अशांति, इन सब चीज़ों ने घर कर लिया है। तो देखा जाए तो उपभोक्तावाद की संस्कृति जो है वो सीधे सीधे हम पर असर डालती है और इसीलिए तो पाठ के अंत में गांधी जी ने भी ये कहा है कि जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है ये हमारी सामाजिक जड़ें जो हैं, जो उनकी नींव है, उसे हिलाकर रख दिया है, उसे कमज़ोर करती जा रही है, जिस पर हमें पूर्ण रूप से विचार करने की आवश्यकता है। अर्थात हमें अपनी संस्कृति को बचा के रखना है ताकि हमारी संस्कृति केवल नकल की संस्कृति ना हो, सिर्फ दूसरे देश की अनुकरण की संस्कृति ना हो, बल्कि हमारी जो अपनी संस्कृति है हम उसे सहेजे रखें और संभाल कर रखें। एक उदाहरण देना चाहूँगी, जैसे हमारी पाश्चात्य पुरानी प्राचीन काल की संस्कृति में हम ज़मीन पर बैठ के खाना खाते थे, हम हाथ से खाना खाते थे, लेकिन अब हम अपनी प्रतिष्ठा को बनाने के लिए दूसरों का अनुसरण करने लग गए हैं और हमको ऐसा लगता है कि बाहरी देशों की नकल, क्योंकि हमने बौद्धिक रूप से तो उन्हें अच्छा मान लिया है और ये जो सूचक है ना कि वो जो करेंगे है अच्छा ही करेंगे, ये चीज़ आज भी लोगों के अंदर पनप रही है। चाहे वो खान पान हो, चाहे वो पहनावा हो, चाहे वो संस्कृति हो, हम हर चीज़ में पाश्चात्य देशों की नकल करते जा रहे हैं और अपनी जो मूल धरोहर है, जो संस्कृति है, हम धीरे धीरे उसे समाप्त करते जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब हमारी अपनी संस्कृति लुप्त होती जाएगी। चलिए इसी के साथ अब मैं इस पाठ का अंत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।